नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 6 की जो नई बुक लगी है जिसका नाम है हमारा राजस्थान, जो हमने शुरू कर रखे है, इसके अब तक हम 5 पाठ पढ़ चुके हैं। वह पाठ आपने नहीं देखे, आई बटन में लिंक मिलेगा वीडियो का, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम पाठ नंबर 6 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक व प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। यानी जो पिछला पार्ट था उसमें हमने राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और अवस्थिति कैसे है इसको पढ़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हम राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझते हैं। यानी राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश है, राजस्थान राज्य की जो पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कौन सी यहाँ की जलवायु कैसे है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हम इस पाठ में देखेंगे। तो देखिए, राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता से युक्त है। यानी राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है ये अत्यंत जटिल है और अनेक विविधताओं से युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला से एक है। यानी राजस्थान के जो मध्यवर्ती भाग है यहाँ पर स्थित जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं से एक है। राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है एवं दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। यानी राज्य का जो पश्चिमी भाग है वो तो क्या मरुस्थलीय है और दक्षिणी और पूर्वी भाग क्या है, पठारी है, यानी पठारी क्षेत्र है। अतः भू संरचना यानी भूमि की संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया। यानी 4 भौतिक भाग है। कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, एक तो आता है आपके थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल। एक आपकी अरावली पर्वतमाला, एक आपका आता है पूर्वी मैदान और एक आपका आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। यानी ये 4 क्षेत्र शामिल होते हैं। तो यही 4 क्षेत्र है। अब इसमें सबसे पहले हम थार का मरुस्थल देखते हैं। भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशाल थार का मरुस्थल है। यानी थार के मरुस्थल की अगर आप देखें कहाँ से कहाँ तक स्थित है, तो ये भारत की जो पश्चिमी सीमा है वहाँ से लेकर, भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में है ये विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यहाँ राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पड़ा है। यानी यहाँ पर आपको जिले के याद रखने हैं कि 12 जिले हैं और प्रतिशत है 61%, ठीक है, 12 जिले 61%। यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या भी निवास करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल तो है 61% और जनसंख्या है 40% और जिले हैं 12। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मरुस्थल, यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व है। यानी यहाँ का जनघनत्व अधिक है, पशु घनत्व अधिक है, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। यानी यहाँ इन चीज़ों के कारण, जैसे मतलब ज़्यादा जनघनत्व भी ज़्यादा है, पशु घनत्व ज़्यादा है, वर्षा, खनिजों की जो विविधता है, वनस्पति के कारण, खेती के कारण, सिंचाई के साधनों के कारण, सर्वाधिक जैव विविधता के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल इसको कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीली मरुस्थलीय भाग को भारतीय महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। यानी बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में स्थित जो रेतीली मरुस्थलीय भाग है इसको भारतीय महामरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत की टीले पाई जाती हैं। यानी इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? रेतीली मिट्टी और रेत की टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदलती हैं। जो हवा के साथ जो है अपना स्थान बदलते रहते हैं। इन्हें बालू का स्तूप एवं स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। यानी ये जो टिल्ले हैं रेत के, इनको वैसे तो बालू का स्तूप कहते हैं और स्थानीय भाषा में यानी हम राजस्थान में इनको क्या कहते हैं? धोरे, टिब्बे जो होते हैं वो कहते हैं। थार के मरुस्थल को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंत्य प्रवाही प्रदेशों में व्यक्त किए हैं। ये जो थार का मरुस्थल है इसको धरातलीय विशेषता, एक तो मरुभूमि में बांटा गया, घग्गर का मैदानी भाग है, अर्ध मरुस्थलीय भाग है, नागौर का उच्च भूमि क्षेत्र है और अंत्य प्रवाही प्रदेशों में से बांटा गया। तो ये था थार का मरुस्थल। अब देखते हैं अरावली पर्वतमाला। राजस्थान के मध्य भाग में
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यानी राजस्थान का जो मध्य भाग यानी बीच का भाग में दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला स्थित है। यानी थार मरुस्थल 61 और ये कितनी है 9। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। यानी विश्व के जो सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, जो कि दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली की रायसेना हिल तक, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। यानी इसकी अगर आप स्थिति देखोगे तो ये दक्षिण में गुजरात के जो खेड़ बर्मा यहाँ से शुरू होती है और उत्तर में दिल्ली का जो रायसेना हिल जहाँ पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहाँ तक है, और वहाँ तक इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। यानी अरावली पर्वतमाला जो राजस्थान को 2 भाग में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे ऊंचा भूभाग है। यानी राजस्थान का सबसे जो ऊंचा भूभाग है वो अरावली पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। यानी ये जो पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला, इससे विभिन्न प्रकार के जो खनिज संसाधन है वो प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकते हैं। यानी जो अरावली पर्वतमाला है ये मरुस्थल यानी जो रेगिस्तान है इसकी पूर्व की ओर प्रसार को रोकते हैं। यानी पूर्व की तरफ ये बढ़ नहीं पाए इसलिए ये इसको रोकते हैं। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। यानी ये जो पर्वतमाला यहाँ पर बहुत सारी जो नदियाँ हैं उनका उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्य जीव एवं जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। यानी ये जो क्षेत्र है अरावली का, यहाँ पर बहुत सारी वनस्पति पाई जाती है, वन्य जीव पाए जाते हैं और जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा कराती है। यानी ये जो है मानसून जब आता है तो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में ये वर्षा कराती है, उसको रोककर। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा, यानी इस कारणों से अरावली को क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा यानी लाइफ लाइन। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। यानी राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। यह जो है सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, जिसमें अलग अलग दिखाया गया है कहाँ पर क्या क्या है। सबसे पहले आप देखोगे रेतीला शुष्क मैदान जो थार है इसको पीले कलर से दिखाया गया है। यानी ये जो क्षेत्र है आपको यहाँ से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ गगर मैदान से लेकर ये पूरा क्षेत्र, ये थार का मरुस्थल है। क्या है, थार का मरुस्थल। ठीक है। इसके अलावा दूसरा दिखाया गया है आपको अर्ध शुष्क मैदान। अर्ध शुष्क मैदान देखोगे आप पीले कलर में दिखाया गया है। यहाँ पर ये जो बीच में जैसे मतलब ये देखो ये अर्ध शुष्क मैदान है, ये है अर्ध शुष्क मैदान। उसके बाद अरावली पर्वत। अरावली पर्वत को अगर आप देखोगे तो ये बीच का, ये देखो ये बीच में दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली, पड़िया, मध्य अरावली, ये अरावली क्षेत्र है। इसके अलावा मैदान में देखोगे तो आप हरा कलर दिखाया गया, ये तो पूरा हरा है, ये मैदान है। हाड़ौती का पठार को यहाँ से ये दिखाया गया। ठीक है, तो इस चित्र को आप ध्यान में रखना, आपके बहुत काम आएगा। फिर देखते हैं पूर्वी मैदान। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यानी राजस्थान का ये जो पूर्वी मैदानी भाग है ये चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा के मैदान का ही प्रवाह है। यानी जो गंगा का मैदान है उसी का ये मतलब विस्तृत रूप में गंगा मैदान का एक प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर फैला है। यानी ये कितने भाग पर फैला है, 23 पर। यानी थार मरुस्थल 61, अरावली 9, 70 और 23 ये, तो मतलब क्या 7%, वो है दक्षिण पूर्वी पठार। ये प्रतिशत आपको ध्यान रखने। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ है। यानी चंबल नदी के आसपास जो कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र है ये नालियों के अपर्दन यानी कटाव के कारण बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, जिसे चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि यानी बैड लैंड ऑफ टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। यानी ये जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र इसको या तो कहेंगे चंबल की बीड़ या डांग भूमि या उत्खात भूमि कहा जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र में राजस्थान की लगभग जनसंख्या 40% निवास करती है। यानी ये सबसे उपजाऊ और सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला क्षेत्र है, यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में
बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदी द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग है। राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है इसमें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में माही और उसकी सहायक नदी द्वारा कुछ भाग है, कुछ मैदानी भाग है जिन्हें माही के मैदान के रूप से जाना जाता है। यानी ये जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में जो सहायक माही और उसके सहायक नदी जो मैदान बनाए गए उनको माही के मैदान कहा जाता है। 56 गाँवों के समय और 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान कहते हैं। यानी ये जो 56 गाँवों का समय या 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। अब दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ा वंशी शासकों के कारण क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। यानी राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है प्राचीन काल उसमें हाड़ा वंशी शासक का इसके कारण इसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग पर ये पठार है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यम काली जो है जो उपजाऊ मिट्टी, यानी ये जो पठारी क्षेत्र है इसकी अधिकांश जो मिट्टी है वो लावा निर्मित है और मध्यम काली है जो कि उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू। यानी राजस्थान के जो अन्य पठार है इसमें प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया एवं आबू का पठार, उदयपुर एवं राजसमंद में स्थित भोराट का पठार। यानी ये जो प्रमुख पठार है जैसे सिरोही में स्थित उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, उदयपुर और राजसमंद में स्थित है भोराट का पठार। चित्तौड़गढ़ में स्थित है मैसा पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला है। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में उपरमाल का पठार, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में स्थित है लसाड़िया का पठार। ठीक है, तो ये यहाँ पर भौतिक प्रदेश पूरे हो गए। अब चलते हैं जलवायु एवं ऋतु चक्र की ओर। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव, यानी राजस्थान की जो जलवायु है इस पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांश स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी पश्चिमी स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं। यानी इस मतलब राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है, भारतीय उपमहाद्वीप में इसकी उत्तर पश्चिम में स्थिति है, समुद्र से इसकी दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति और प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थिति उपलब्ध है। जहाँ राज्य के पश्चिम में लगभग 61% भाग में शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। यानी राजस्थान का जो 61% भाग है वहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थलीय जलवायु, यानी जो राजस्थान का मरुस्थल वाला इलाका है वहाँ पर है। और वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु है। यानी जो अरावली का पूर्व में जो जयपुर है और उत्तरी पूर्वी जो जिले हैं वहाँ पर उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। दक्षिण में बांसवाड़ा एवं दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी दक्षिण का बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व का जो झालावाड़ जिले वहाँ पर बहुत अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेमी है। यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है, लगभग 100 सेमी है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। यानी जलवायु की अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जाता है कि राजस्थान जो है भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में थोड़ा शुष्क है। यहाँ पर आप जो है राजस्थान का औसत वार्षिक वर्षा दिखा रखा है, जो इसमें अलग अलग दिखा रखे हैं। जैसे मतलब पहले बहुत गुलाबी है, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है। जैसे मतलब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये 20 वाला है। इसके बाद 30 वाला जो क्षेत्र है वो ये 30 वाला क्षेत्र है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, मतलब ये समवर्षा रेखाएं हैं ये जहाँ पर ये दिखाई है। इसका ये 30 वाले हैं, 40 वाले, ये पूरा मतलब इसके अंदर दिखाया गया है। इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। एक तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी। सबसे पहले देखो ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 सेंटीग्रेड अधिक रहता है। यानी सामान्य जो क्षेत्र है वहाँ से सामान्य से ये तापमान जो है 30 से 40 सेंटीग्रेड अधिक रहते हैं, मतलब ज़्यादा रहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर और चूरू आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। हमें पता है क्योंकि मैं खुद ही मतलब इन क्षेत्रों में से एक जिले में हूँ जहाँ पर 40 से 45 डिग्री तापमान हमने देखा है। थार मरुस्थल रेतीला होने के कारण भारत के अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। यानी थार का मरुस्थल है वो बहुत ज़्यादा रेतीला है, इसलिए भारत के सबसे अधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म हो जाते हैं, यानी रेत बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है।
अतः मरुस्थल इस ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है। यानी दिन में तो तापमान बहुत बढ़ता है और रात में ठंडा रहता है, जिससे दैनिक एवं वार्षिक तापांतर में अधिक, यानी इसका जो दैनिक और वार्षिक तापमात्रा है ये भी अधिक रहता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, यानी ऊंचाई होने के कारण माउंट आबू जो है वो ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली जो धूल भरी हवाएं हैं, धूल भरी जो आंधियाँ हैं, जो हवाएं हैं, इनको लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो जाती है, यानी कभी कभी जो है ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। फिर है वर्षा ऋतु। राजस्थान की 90 से 95% वर्षा इसी ऋतु में होती है, यानी 90 से 95% जो वर्षा है वो वर्षा ऋतु में होती है। जो मानसूनी हवाओं से जुलाई से सितंबर के मध्य, जो मानसूनी हवाएं इनके कारण जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं से मानसूनी वर्षा होती है, यानी अरब सागर से भी वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी से भी होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, यानी बंगाल की खाड़ी से मानसून में राजस्थान में ज़्यादा वर्षा होती है, जो अधिकतर पूर्वी जो राजस्थान है वहाँ पर होती है। अरब सागर के मानसून से अधिक जो वर्षा है वो जो दक्षिणी राजस्थान है वहाँ पर होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेमी में होती है, जिसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कहा जाता है। और सबसे कम वर्षा जैसलमेर जिले में होती है, लगभग 10 सेमी में होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है वो माउंट आबू है, औसत 150 सेमी वर्षा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम की जो भाग है यहाँ वर्षा कम होती है, यानी दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम जाएंगे तो वर्षा कम होगी। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है, यानी पूर्व की तरफ तो 50 सेमी से ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। फिर है शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है, यानी राजस्थान में जो ठंड की ऋतु है तापमान कम होता जाता है। पश्चिमी राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडे हो जाने के कारण तापमान 0 सेंटीग्रेड या उससे या कुछ तरह पर उससे भी कम हो जाएगा। राजस्थान में जो रेत है वो ठंडी होगी पश्चिमी क्षेत्रों में, तो ठंडे होने के कारण तापमान या तो 0 सेंटीग्रेड या उससे भी कम होगा। ऊंचाई के कारण इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में सबसे ठंडा रहता है, यानी ऊंचाई के कारण इस ऋतु में भी जो माउंट आबू सबसे ठंडा रहता है। इस ऋतु में आकाश साफ रहता है, यानी आकाश बहुत साफ रहता है। मंद गति से जो पवनें चलती हैं। उत्तर भारत से आने वाले शीत लहर के प्रभाव में आने से ठंड बढ़ती है, यानी उत्तर भारत से जो शीत लहर आती है उसके कारण यहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, यानी शीत ऋतु में जो बारिश होती है उसको मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा कराते हैं, यानी ये जो चक्रवात है पश्चिमी विक्षोभ ये भूमध्य सागर से उठ के आता है और राजस्थान सहित उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा कराते हैं। इस वर्षा से गेहूं की फसल को लाभ मिलता है, जो गेहूं की फसल है उसको फायदा मिलता है। फिर अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल और सूखा पड़ता है, यानी राजस्थान में जो विशेषकर पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर बार बार अकाल या सूखा पड़ता है। इसका कारण है वार्षिक वर्षा का सामयिक अपर्याप्त अनिश्चित और अनियमित, यानी यहाँ पर वर्षा का एक तो सामयिक यानी कोई समय नहीं है, अपर्याप्त वर्षा होती है, अनिश्चित वर्षा होती है और अनियमित वर्षा होती है। इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, मनुष्य के लिए अनाज व पेयजल की कमी पाई जाती है, यानी इसके कारण जो पशु पक्षियों के लिए चारा नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता और मनुष्य के लिए भी अनाज और पानी की कमी होती है, जिसे कहा जाता है अकाल। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव, यानी कम वर्षा होना जो है वो यहाँ की जो पश्चिमी राजस्थान है इसकी प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की है और भूमिगत जल का अति दोहन किया है और पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधों की अपेक्षा की है, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। यानी इसके मतलब ये तो प्राकृतिक हुआ, लेकिन जो मानवीय स्वार्थ है इसने जो अपने विवेक ढंग से वनों की कटाई की है, जो भूमिगत जल है इसका अति दोहन किया है और पारंपरिक जल संसाधन जो प्रबंधन है उनको अपेक्षा की है, इसका प्रभाव जो है प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ जो भूमि है बंजर और रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो, यानी इन्हीं कारणों के कारण जो उपजाऊ जमीन है वो बंजर और रेतीली हो जाती है और इस क्रिया को क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का जो है विस्तार हो रहा है, यानी पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल हो रहा है। फिर भी वृक्षारोपण द्वारा इसे कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, यानी वृक्ष लगाकर जो है इसे कम करने के प्रयास किया जा रहे हैं। अब देखो एक प्रश्न पूछा गया, आओ अभ्यास करें।
आपका जिला किस भौतिक प्रदेश में पहचान करके उस भौतिक प्रदेश की प्रमुख विशेषता लिखी, यानी आपको उत्तर में बताना है कि आप वर्तमान में जिस जिले में रह रहे हैं, यानी आपका जो जिला है वो कौन से भौतिक प्रदेश में है, थार मरुस्थल में है या अरावली में है या मैदान में है या पठार में है। आप अपना उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, थार मरुस्थल, हिमालय पर्वत। तो इसमें आपको सीधा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हिमालय पर्वत नहीं है। यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये क्या होगा? गोरू शिखर, ठीक है। इसके बाद के प्रश्न है, चंबल नदी के आसपास के क्षेत्र खालिस्तान अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गए। तो किसके अपर्दन के कारण हो गए? तो इसके अंदर उत्तर है नालियों, यानी नालियों के अपर्दन के कारण। तो लिखोगे नालियों के अपर्दन। उपजाऊ भूमि का बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण इसका उत्तर देगा, ठीक है। इसके अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? तो पश्चिमी क्षेत्र। मावठ किसे कहते हैं? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के नाम लिखते हैं, उनके प्रमुख विशेषता लिखी। यहाँ पर आप जो है प्रमुख भौतिक प्रदेश जैसे मतलब थार मरुस्थल है उसकी विशेषता लिख देंगे, फिर अरावली की, फिर आपके मैदान की और फिर पठार की। राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन कीजिए। तो तीनों ऋतुओं का वर्णन कर सकते हो, ग्रीष्म, वर्षा और शीत, ठीक है दोस्तों। तो ये पार्ट हमारा जो 6 नंबर है वो कंप्लीट हो गया। जल्द ही हम 7 नंबर पार्ट का वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी आपने नहीं किया है तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। कर रहे स्वस्थ रहे।